इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर। माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, पृथ्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं समस्त सुख सरोज परिवार। सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। जब लोग चर्चा करते रह जाएंगे बस वो परिवार था, अभी भी है वो परिवार, मगर लोग भूत में चले जाएंगे वो परिवार था। क्यों था, अभी है, बोले नहीं वो बात नहीं रह गई, वो बात नहीं उस परिवार की, घर में ही शांति नहीं है उनके, वो क्या भाई भाई साथ रहेंगे। अगर घर की महिला अगर आदर्श है, घर की अगर बड़ी बहू समझदार है, तो नीचे की आने वाली सारी बहुओं को वो मेंटेन कर सकती हैं, व्यवस्थित कर सकती है। चाहिए बड़े को, अगर बड़ी बहू सबको लेकर के चले तो घर चल सकता है। और कुछ नहीं करना, बस थोड़े से हाथ जोड़ना है बस। आज क्या चाहती है ये सासू, क्या चाहती है देवरानियां, क्या चाहते हैं देवर, क्या चाहती है समाज, कौन क्या चाहता। मात इतने दो मीठे शब्द चाहते हैं। मां से उठकर के इतना ही पूछ लो सुबह, मां कैसी हो, नींद अच्छी आई? हाँ बहुत अच्छी आई। ठीक तो हो ना, कोई बात हो तो बता देना, ठीक है, ढोक और चली जाओ। उस मां को सब कुछ मिल गया। जब वो मंदिर आएगी तो अपनी सहेलियों से कहेगी, क्या बहू आई है? क्यों? अरे भाई सुबह आ गई वो तो 6 बजे, और मुझसे पूछ लिया मम्मी जी कैसी हो, रात को नींद आ गई, कोई तकलीफ तो नहीं है, गर्म पानी कर दिया मैंने, आप स्नान कर लें, मम्मी मंजन भी वो रखा है। बस हमारी बुजुर्ग माताएं और कुछ नहीं चाहती। ये दो मीठे शब्द अगर उन्हें देते जाओ, हाँ कहो ना, यही चाहिए ना, हाँ बस ये मिल गया, यानी सब कुछ मिल गया उनको। वो 24 घंटे इतनी प्रसन्न रहेंगी। और जो भी उनकी फ्रेंड मिलेगी, बुजुर्गों की भी फ्रेंड होती है, तुम ये मत समझना कि हमारी किटी पार्टी वाली ही फ्रेंड होती है। हाँ हमारी बुजुर्ग अम्माओं की भी बातचीत की जमघट की फ्रेंड होती है, बैठ जाती है मंदिरों की पट्टी पर, फिर देखो गप्पे सड़ाका चलता रहता है और कुछ नहीं करती है, वही घर की चर्चा। ये बनाया था उसने, वो नहीं खाया, ये सब इसी में लगी रहती बी कथाओं में। ये प्रमाद कहलाता है। 4 भी कथाएं होती हैं, भोजन कथा, चोर कथा, स्त्री कथा और राज कथा। इन कथाओं से बचना चाहिए। मगर ये अम्मा जी बहुत इसी में बचपची रहती हैं। खैर, और अगर जी आरी का और बन जाए तो फिर तो बस इनकी साइज की आ जाती हैं इनकी। माता जी यहाँ ठीक हो गए थे? हो तो गए थे, मगर उन्हें पापड़ नहीं दिया था हमें। कह देती हैं बेचारी, क्या करें, अपने मन की बात अपनी सहेली। तुम हमसे कहती हो कल हम ले आएंगे, वो सिको पापड़ तो तेल में वो अच्छो लगत तो। हाँ तो वो कल उनकी सहेली ले आएगी, डोंट वरी, आप चिंता मत करें। सहेली ने दीक्षा ली है तो सहेली की चिंता तो करेगी। और अब तो विनय करेगी, आरी का बन गई, छुल्ली का बन गई, तो ये विनय करेगी। और फिर उस दिन उनका बहुत अच्छा, क्योंकि उन्हें पापड़ बहुत अच्छा लगता था, तो पापड़ भी है। पापड़ की बात आ गई तो मुझे एक घटना स्मरण में आ गई।
एक श्रीमान जी अपनी श्रीमती से कहते हैं, मेरी मम्मी बहुत अच्छा पापड़ बनाती थी, बहुत टेस्टी। अच्छा, तो मुझे भी आता है टेस्टी बनाना। ज्यादा हर समय अपनी मम्मी मम्मी की तारीफ मत किया करो। आता है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब आता है मुझे। क्या समझते हो आप मुझे? नहीं, मुझे तो, मैं तो आपको धर्मपत्नी ही समझता हूं, वाइफ नहीं समझता तुझे, ना चाकू ना नाइफ समझता हूं, ना वाइफ समझता हूं। वाइफ भी नहीं समझता हूं, मिसेस भी नहीं समझता, मैं तो धर्मपत्नी समझता हूं। क्यों, मैं मिसेस नहीं हूं क्या? अरे पगली, मिसेस वो होती है जो मिस्टर की बात को मिस कर देती, उसका नाम मिसेस होता है। इसलिए तू मेरी मिसेस नहीं है। तो वाइफ तो हूं। नो 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 नो, वाइफ भी नहीं है। क्यों? वाइफ तो वो कहलाती है जो कभी नाइफ का काम कर जाती है, वो वाइफ कहलाती है। तुम मेरी धर्म पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, गृहिणी हो, गृह मंत्राणी हो, तुम मेरी ये हो। तो आपको पापड़ अच्छा नहीं लगा? मुझे आता है सब। और वो चुपचाप दोपहर को चली गई, क्योंकि श्रीमान जी ऑफिस पे चले गए थे। और वो अपनी सासू के पास चली गई, सासू वहीं। तो उसने स्कूटी उठाई और दोपहर को आ गई वो तो फट से। मम्मी जी, वो जब देखो जब आपके पापड़ की तारीफ करते रहते हैं। ये पापड़, उसको आता कुछ नहीं था, ये पापड़ कैसे बनाए जाते हैं? बेटा पापड़ तो, हाँ मेरा बेटा तो उड़द के पापड़ बहुत अच्छे से खाता था। देखो उड़द की दाल होती ना, हाँ, तो मम्मी वो काले काले वाले खाते थे कि गोरे वाले? बेटा वो, उसमें उसको नखरे नहीं होते हैं, वो तो उड़द की दाल के खाते हैं, कैसे भी मिल जाए। और सासू बहुत अच्छी विनय भाव से, बड़ी तल्लीनता से अपनी बहू को समझा रही है। अच्छा अच्छा, तो काले वाली भी, छिलके वाली भी दाल चल जाती है? हाँ, तो बेटा उसको पीस लेना। हाँ वो तो मुझे आता है। और ये देखो केले के छिलके का जो खार होता है बेटा, खार, हम लोग क्या करते थे, मतलब अभी भी करते हैं, कि जो डंठल होते हैं केले के, गहर आती है, उसके केले निकाल करके उनके डंठलों को छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और गर्मी में सुखा करके उनको रख लेते हैं। और फिर उनको पानी उसका निकाल करके और उसमें घोल देते। हाँ ये तो मुझे आता है। और फिर सेंक देते हैं पापड़ को। अच्छा, बेल देते हैं घी लगा करके लोई में, थोड़ा सा वो धारी वाली बेलने से बेलना, उससे बहुत अच्छे रहते हैं। उसने सब कुछ बता दिया बेचारी सासू माँ ने। अब वो कहती है मम्मी जी ढोक, और वो चली गई। मम्मी कहती सुनो सुनो बेटा एक बार। मम्मी समझ गई थी, विनयशील माँ बहुत चतुर होती है। बोले बेटा पापड़ डिब्बे में रखना और उसमें 1 लोटा पानी डाल देना। बोले ठीक है। ये तो मुझे आता है, क्योंकि वो जो वो मम्मी जी बताती वो कहती ये मुझे आता है। बहुत अहंकारी थी। अंबा की होगी। और वह सीख गई। देखो भाई, कोई अंबा का बैठा हो तो आई एम सॉरी प्लीज, अब कहीं ना कहीं का तो नाम लेना ही पड़ेगा। और जय समाल की रिश्तेदारी अंबा में, मनिया में, और ये 2-4 गांव में बहुत फैली, और ज्यादा से ज्यादा अजमेर। इसलिए मैं कहता हूं समय समय का फेर है और इसी का नाम अजमेर है। बहुत सारी अजमेर की छोरियां यहां पर हैं। और उसने सब कुछ सासू से समझा और सासू ने कहा कि ये बहुत अपने आप को सुपरमैन समझ रही है। अंत में उन्होंने कह दिया पापड़ के डिब्बे में 1 लोटा पानी डाल देना। और बस शाम को उसने पापड़ बना लिए सब दिन भर में और 1 लोटा पानी डाल दिया, क्योंकि वो ये बताना चाह रहे थे कि मुझे सब आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। और शाम को श्रीमान जी अपनी हार्डवेयर की दुकान बंद करके आए और भोजन की थाली पे बैठे। मुझे आता है, जो तुम्हारी मम्मी बता रही थी वो सब मुझे आता है, मैं भी बना लेती हूँ पापड़। बना लिए क्या? ओ, जो वो बता रही थी वो मैं सब कहती जा रही थी उनसे, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। अच्छा, तो
फिर आज पापड़ ही खिलाओ स्टार्टिंग में। हाँ पहले थाली हाथ पैर तो धो लो। हाँ मैं तो धो करके सब कंप्लीट बैठा हूँ। बैठ गए, थाली लगा दी गई, नाभि से ऊपर थाली थी, नाभि से ऊपर ही थाली रखना चाहिए, और पैर लटका करके भोजन नहीं करना चाहिए। ये भोजन का अपमान माना जाता है। आप लोग डाइनिंग टेबल पे भोजन करते हैं तो पैर लटका लेते हैं, ये बहुत अशोभनीय माना जाता है। उस अन्न का, भोजन का अपमान है। अगर वाकई में तुम्हें टेबल में करना है तो आप करें, मगर पैरों को फोल्ड कर लें, आसन लगा करके बैठ जाएं। पैर नीचे लटकाना ये सभ्यता नहीं मानी जाती, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति तो कहती है नीचे बैठ करके भोजन करें, नाभि के ऊपर भोजन की थाली रखें, उसमें भोजन करें। ये पैर लटका करके भोजन करना पाश्चात्य संस्कृति है, जो डूबते हुए सूरज के समान मानी जाती है, और भारतीय संस्कृति उगते हुए सूरज के समान मानी जाती है। खैर आप जाने, अन्न का अपमान है, और अन्न का अपमान करने वाला भविष्य में कभी न कभी दुखी हो सकता है। और उन्होंने हाथ पैर धोकर के थाली को ऊंची नाभि के ऊपर रख करके प्रतिदिन की भांति भोजन करना शुरू किया। पापड़ उन्होंने जैसे ही डिब्बा खोला तो वो तो पापड़ की सब्जी बन गई थी। अब उसने निकाल करके ऐसे जैसे उठाए तो उसके 2-3-4 टुकड़े तो टूट टूट करके गिर गए। बोले ये क्या है? बोले पापड़। तो बोले ये पापड़? बोले आपकी मम्मी ने तो बताए थे। फौरन समझ गया बेटा कि मेरी मां इसकी अहंकारता को पहचान गई है, क्योंकि आपने उन्हें हर चीज के लिए कहा होगा ये तो मैं जानती हूं। तो मम्मी ने कहा एक और दे दो नुस्खा, अगर ये जानती होगी तो वे पानी नहीं मिलाएगी, और भौंदू होगी तो पानी मिलाएगी। मिला दिया था पानी। अहंकारी व्यक्ति कहीं ना कहीं फंस जाता है, कहीं ना कहीं टूट जाता है, बिखर जाता है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि अगर जीवन को, परिवार को बिखेरना नहीं है तो विनय, बहुत विनय के शब्द बोलें, इतनी आत्मीयता से भर करके बोलें कि कितना बड़ा शत्रु हो वो भी हमारी बातों से प्रभावित होकर के, भले उसकी शत्रुता कम ना हो, मगर जब मेरी बात करे तो वो बाहर जाके कहे व्यक्ति तो ठीक है, व्यक्ति बोलता बहुत अच्छा है, अंदर से साफ है, सब कुछ है, मगर पता नहीं मेरे उसके अंदर कटुता क्यों है। हे भगवान, उसके अंदर की इतनी पवित्रता, मेरे अंदर की इतनी अपवित्रता, भगवान ये आज शब्द निकल जाए, मेरी अपवित्रता से ये आज शब्द निकल जाए, मैं भी पवित्रता से भर जाऊं, और दो जब पवित्रता मिलेंगी तो फिर एक तीसरा मंजिल खड़ा होगा समाज का, और अहंकार खत्म होता चला जाएगा। सोचें, विचार करें, ख्याति इसी से मिलती है। आपकी वाणी से पहचान होती है व्यक्ति की, व्यक्तित्व की। आपके वेशभूषा से कोई पहचान नहीं होती। एक बहुत अधूरा मेरा प्रश्न रह गया है कि एक बहुत बड़ा आयोजन साहित्यकारों का था। शेक्सपियर जैसे महान लेखक, प्रेमचंद मुंशी जैसे भारतीय महान लेखक, सारे बड़े बड़े दुनिया के लेखकों का एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय साहित्यकारों का एक सम्मेलन था। बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई थी, और हमारे भारतीय प्रेमचंद मुंशी साहित्यकार, वो भी एक बहुत अच्छे कथाकार, उपन्यासकार रहे। उनको मुख्य अतिथि के रूप में नियुक्त किया गया। प्रेमचंद मुंशी एक साधारण वेशभूषा में रहा करते थे, धोती कुर्ता, टोपी, पैजामा कुर्ता, कमीज पैजामा, बहुत साफ सुथरे पहनते थे, बहुत शालीनतामय जीवन था, और समय के बड़े पंचुअल थे, समय के पंचुअल थे। और प्रेमचंद जी मुंशी जी कार्यक्रम के आधा घंटे पहले उस फंक्शन के स्थान पर पहुंचे। बड़े बड़े गार्ड खड़े हुए थे वहां पर।
गार्ड भी बिल्कुल कोट सूट आदि में सब कंप्लीट थे। और प्रेमचंद मुंशी जब पहुंचते हैं तो वो उन्हें रोक देते हैं, नो एंट्री। अंदर भी बहुत सारे लोग थे। प्रेमचंद मुंशी कहते हैं मैं मुख्य अतिथि हूं इस कार्यक्रम का और मुझे रोका जा रहा है। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने थोड़ा सा ऐसे तिरछा विचा करके देखा, जैसे कुछ इंटरनेशनल ठसियल कुछ लोग कार्यक्रमों में घुसने का प्रयास जब करते हैं तो भी झांकते हैं कौन है अंदर क्या है। तो मुंशी जी ने देखा कि भाई सारे जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था वो सारे लोग हैं। फिर उन्होंने देखा कि मेरी वेशभूषा में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जैसे जब कोई फंक्शन होगा और हमारी ये बहुएं जब जाएंगी उस फंक्शन में तो इनके ओंठों पे लिपस्टिक नहीं होगी, तो वो लिपस्टिक वाली जो महिलाएं रहेंगी तो वो इन्हें घूर करके देखेंगी, तुम लिपस्टिक नहीं लगाई हो? नहीं, मैंने छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी? अरे वो हमारे यहाँ महाराज जी आए थे ना, वो निव्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज, हाँ हाँ, तो वो एक छुल्लक जी हैं उनके साथ में, उन्होंने छुड़वाई है। तो वो लिपस्टिक क्यों छुड़वाते हैं? लिपस्टिक में क्या है? नहीं नहीं, उनके पास प्रामाणिकता है, वो बिना प्रामाणिक के कोई बात ही नहीं करते हैं। तो वो तो कॉस्मेटिक मिलाया जाता है उसमें। हाँ, तो तुम कॉस्मेटिक को क्या समझती हो? कॉस्मेटिक का क्या मतलब होता है? कौन कह रहा है? जिसने मुझे आहार दिया है वो गर्व से कह रही है उन लोगों से। कॉस्मेटिक का मीनिंग जानते हो क्या होता है? हाँ, क्या होता है? जानवरों के अंश, जानवरों के शरीर को निकाले हुए जो अंश होते हैं उसको अंग्रेजी में कॉस्मेटिक कहते हैं। वो लिपस्टिक में मिलाए जाते हैं। गर्भवती घोड़ी की पेशाब मिलाई जाती है जिससे एस्ट्रोजन मिलता है। अच्छा, अभ्रक मिलाया जाता है। मधुमक्खी की मोम, उससे उसकी बत्ती बनती है। सारा उन्होंने विस्तार से बताया तो मुझे घृणा हो गई कि मैं मांसाहारी जीवन जीऊंगी, मैं जैन कुल में जन्म लेकर मांस खाऊंगी। अब उन्होंने ये भी बताया कि कैंसर भी होता है। राजस्थान में 2 साल के अंदर 300 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इन्हें एक एक स्तन कट गया उनका, इसलिए मैंने छोड़ दी। अच्छा, कोई भी वो एक सूखी वाली पेंसिल आती है, वो ऐसी बात करती है ये, वो तो लगा सकते हैं ना? नहीं नहीं, वो भी सूखी हुई है। ये जो मोम में आती है, मधुमक्खी के मोम से छत्ता बनता है, ये थोड़ी सी लिसी होती है और वो सूखी होती है, मटेरियल वही होता है। वो सुखा के पेंसिल का रूप हो जाता है और ये थोड़ी सी गीली होती है। और वो ये भी कहते हैं, कौन कह रहा है? जिन्होंने मुझे आहार दिया है वो कह रही, वो कहते हैं जब एक सजना मिल गया फिर क्यों सजना? फिर क्यों सजना? और किसके लिए सजना? तो मुझे उनकी बात लॉजिक से जम जाती है तो मैंने छोड़ दी। और जब मांस खाने का पाप लग रहा मैं तो मर जाऊं तो अब कभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हम जैन हैं और मांस खाएं तो हमें जैन कहलाने का अधिकार नहीं है, दिगंबर जैन मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, चौकों में घुसने का अधिकार नहीं है, और मैं तो कहता हूं उन्हें आहार देखने का भी अधिकार नहीं है। मांसाहारी व्यक्ति कैसे आहार दे सकता है? गर्भवती घोड़ी की पेशाब पीने वाला व्यक्ति कैसे आहार दे सकता है? थोड़ा सोचो, आप विचार करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर।
माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी आंचल जैन, आकर्ष जैन, ऋत्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं समस्त सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली।